नारी के बिना प्रगति अधूरी। कोई भी स्थिति या अवस्था प्रत्यक्ष लाभदायक तथा उपयोगी सिद्ध होती हो और वह आसानी से बिना कुछ अधिक श्रम किए लाई जा सके, फिर भी उस ओर ध्यान न दिया जाए तो सबसे बड़ी मूर्खता होगी। उदाहरण के लिए, घर में बने हुए शांत और अच्छे वातावरण को केवल इस हठ के कारण नष्ट भ्रष्ट किया जाए कि इससे घर वालों पर अपना रोब जमेगा, तो यह अमृत में विष घोलने जैसी कुचेष्टा ही होगी। केवल रोब जमाने के लिए ठीक तरह से काम कर रहे घर के सदस्यों को तंग करना और वहाँ की शांति नष्ट करना उद्दंडता ही नहीं, व्यक्ति की विक्षिप्तता का भी परिचायक होगा। नारी की जो स्थिति है, उसकी दयनीय और दुर्भाग्यपूर्ण दुर्दशा है। उसके कारणों पर विचार किया जाए तो तमाम पुरुषों पर इस तरह की कलंक कालिमा पुती हुई है। नारी की वर्तमान स्थिति दयनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दयनीय तो इसलिए कि उसे मनुष्योचित अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। अब तक उसके गले में जंजीर, पाँव में बेड़ियां और चार दीवारों में कैद रहने के प्रतिबंध हैं। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए कि सब तरह से उस पर लगे प्रतिबंधों का अनौचित्य सिद्ध होने के बाद भी उन्हें स्वाभाविक ही समझा जा रहा है। सब जानते हैं कि नारी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता और सामर्थ्य में पुरुषों से किसी भी तरह 19 नहीं है, फिर भी उसे घर तक ही सीमित रहने, बच्चे पैदा करने और घर की रखवाली करने भर के लिए उपयोगी समझा जाता है। इतिहास, घटनाओं और विचारों से भी उसकी क्षमताओं का परिचय मिलने के बावजूद भी उसे न जाने क्यों विकसित नहीं होने दिया जाता। प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करता है कि नारी उसकी सहयोगी बनने के स्थान पर उसके लिए एक अनचाहा और उबाऊ बोझ ही सिद्ध होती है। पूछा जाना चाहिए कि सहयोगी को बोझ बना लेने के लिए जिम्मेदार कौन है। प्रायः लोग रटा रटाया उत्तर देते हैं कि यह हमेशा से चला आ रहा है। पहली बात तो यह है कि इस तरह के उत्तरों में अपनी कमजोरियों को भी ढोया जाता है, अन्यथा प्राचीन काल से यह स्थिति और परंपरा कदापि नहीं चली आ रही है। मान भी लें कि परंपरागत रूप से नारी विषयक दर्शन इसी रूप में है, तो भी हम क्या प्राचीन काल की सभी बातों को इसी कारण चलते रहने दे रहे हैं कि वे पुरानी है? आश्रम, धर्म, संस्कार, यज्ञ, कर्मकांड, दान, समाज व्यवस्था आदि के प्राचीन रूप अब लुप्त होते जा रहे हैं और लोग इसी में प्रगति का गौरव मानते हैं। प्राचीन होने की बात यहाँ तो आड़े नहीं आती, फिर नारी के संबंध में ही उसकी दुहाई क्यों दी जाने लगती है? विवेक की दृष्टि से विचार पूर्वक देखा जाए तो असलियत कुछ और ही सामने आती है और सिद्ध होता है कि इस अति महत्वपूर्ण विषय को प्रत्येक वर्ग किन्हीं न किन्हीं स्वार्थों के कारण उपेक्षित किए हुए हैं। इनमें सबसे बड़ा है पुरुष का अहंकार। यह तो सभी मानते हैं कि विचारशीलता जहाँ भी उत्पन्न होगी और विकास के चरण जहाँ भी बढ़ेंगे, वहीं उचित को मानने और अनुचित को न मानने की बात भी उत्पन्न होगी। नारी चूँकि पुरुष की हर उचित अनुचित बात को मान लेती हैं और इससे पुरुष का अहम तुष्ट होता चलता है। नारी यदि विकसित हो तो पुरुष का अहंकार उसकी हर बात ज्यों की त्यों स्वीकार न करने के रूप में आहत हो सकता है।
और इस छोटी सी बात के लिए पुरुष वर्ग नारी को अविकसित ही देखना अधिक पसंद करता है। देखने में यह बात भले ही छोटी सी लगती हो, पर अहंकार की भावना इतनी प्रबल और पुष्ट है कि वह बड़ी से बड़ी हानि की भी परवाह नहीं करती। रावण और कंस जैसे दैत्यों से लेकर चंगेज खां, मोहम्मद गौरी और हिटलर तक इतिहास के कलंकित व्यक्तियों ने केवल अहंकार के वशीभूत होकर बड़े बड़े अत्याचार किए और उत्पात मचाए। इनका अहंकार विवेक को पूरी तरह समाप्त कर चुका था, पर सामान्य जन तो अहंकार की अपेक्षा लाभ और उपयोगिता के पक्ष को महत्व देते हैं। यदि विचार पूर्वक सोचे तो निश्चय ही उन्हें अपनी रीति नीति में परिवर्तन करना पड़ेगा। व्यक्तियों से ही वर्ग और समाज बनता है, पर जब समूह की दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ अहंकार के अतिरिक्त स्वार्थ भी कारण रूप में विद्यमान मिलेगा। उदाहरण के लिए कुछ भटके कलाकार इस स्वार्थ के कारण स्थिति को यथावत बनाए रखना चाहते हैं कि उन्हें नारी को अश्लील और भद्दे रूप में उभार कर व्यावसायिक लाभ कमाने की छूट मिले। जो नारी के शरीर को खिलौना बनाकर पेश करने में अपना लाभ देखते हैं और दोनों हाथों से धन बटोरने की संभावना भी व्यापारियों को अपनी वस्तुओं के प्रचार का सत्ता उपाय मिल जाता है, क्योंकि अर्धनग्न देह के चित्रों सहित प्रचारित की जाने वाली वस्तुएं लोगों का ध्यान आकर्षित करती हैं। समाज इसलिए चुप रहता है कि लोगों में असंतोष की भावनाएं वैसी ही बढ़ रही हैं। नारियों में जागृति आई तो वे भी अपनी स्थिति से असंतुष्ट हो उठेंगी। स्वयं कुछ नारियां भी इसी स्थिति में अपना भला देखती हैं। वे समझती हैं कि पिंजड़े में बंद ही सही, निश्चिंत तो रहती हैं। सारी जिम्मेदारियां, सारे उत्तरदायित्व और सभी बाहरी कार्य पुरुष निपटा लेता है। स्वयं की शमशान शांति को क्यों भंग किया जाए और क्यों मुक्ति व जागरण की गुहार मचाई जाए। जो भी हो, प्रायः समाज का हर वर्ग इस विडंबना को यथावत चलने देने में ही अपना स्वार्थ अनुभव करते हैं या अपने अहम की तुष्टि पाते हैं। केवल अहम को तुष्ट करने के लिए यह स्थिति बदली जानी चाहिए तथा नारी की क्षमता और शक्ति का उपयोग समाज को आगे बढ़ाने में करना चाहिए। कहा जाता है कि नारी का प्रधान कार्य क्षेत्र घर और पुरुष का बाहर है, पर यह कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है और ना ही इसमें नारी को बांधने से जकड़ने की गुंजाइश है। सुविधा और व्यवस्था की दृष्टि से ही इस कार्य क्षेत्र का विभाजन किया गया है। आवश्यकता पड़ने पर पुरुष भी घर का काम कर सकते हैं और स्त्रियां भी आजीविकोपार्जन में लग सकती हैं, लेकिन दोनों ही वर्गों के लिए एक दूसरे के काम में हाथ बटाना अशोभनीय और लज्जाजनक समझा जाता है। घरेलू नौकर के रूप में भोजन बनाने, बर्तन साफ करने तथा बच्चों को खिलाने वालों पुरुषों की बात जाने भी दें तो भी सामान्य व्यक्ति पत्नी की हरी बीमारी में घर का काम करना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। बात यह नहीं है कि काम बुरा है, पर पुरुष के मन में नारी के प्रति हीन दृष्टिकोण जमा हुआ है, इसलिए उसके काम भी छोटे दिखाई देते हैं और इसी कारण कई असुविधाएं होने के बावजूद भी पुरुष घरेलू काम करने से कतराते दिखाई देते हैं। इसी प्रकार आवश्यकता या अन्य कारणों से महिलाएं जब घर से बाहर कदम निकालती हैं, पुरुष के कार्य क्षेत्र में
पदार्पण करती थी तो भी उन्हें उपहास की दृष्टि से देखा जाता था। पर आज स्थिति कुछ बदल रही है। लोग कहने लगते हैं कि आज के ज़माने में महिलाएं पुरुषों की प्रतिद्वंदी बन गई हैं और उन्हें पीछे खींचना चाहती हैं। जिन महिलाओं में वस्तुतः इस तरह की मनोवृत्ति हो उसकी तो बात अलग है, पर व्यवस्था या आवश्यकता की दृष्टि से जो स्त्रियां स्वावलंबी बनने का प्रयत्न कर रही हों उन्हें निरुत्साहित नहीं किया जाना चाहिए और ना ही यह सोचना चाहिए कि ये कार्य केवल पुरुषों की ही है जायदाद है तथा स्त्रियों में नाम मात्र को भी प्रतिभा योग्यता नहीं है, वे स्वावलंबी हो ही नहीं सकती। मनुष्य के बंधन का प्रधान कारण है भोग भोगने की रुचि तथा संग्रह की रुचि। त्याग रूपी व्यापार में भारी नफा है।